तो आज हमारे सामने ना 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से जुड़ा एक बहुत ही दिलचस्प ओपिनियन बोले हैं। और ये सर्वे ये समझने की कोशिश कर रहा है कि यूपी की अगली सरकार किसकी बन सकती है। पर मुझे लगता है इस पूरी पड़ताल में उतरने से पहले एक बात साफ कर देना बहुत जरूरी है। हाँ बताइए। कि ये एक ऑनलाइन सर्वे है और अक्सर ऐसे सर्वे जो होते हैं ना, वो शहरी या इंटरनेट इस्तेमाल करने वाली आबादी की राय को शायद थोड़ा ज्यादा दिखाते हैं। सही बात है, ये एक जरूरी पॉइंट है। तो हमें इन आंकड़ों को कोई पत्थर की लकीर नहीं मानना चाहिए। ये बस कह सकते हैं कि मौजूदा राजनीतिक हवा का रुख समझने के लिए एक शुरुआती संकेत है। बिल्कुल सही। तो इस नजरिए के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ा सवाल वही है, क्या योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी 300 पार जाएगी या फिर अखिलेश यादव का समाजवादी गठबंधन कोई बड़ा उलटफेर कर पाएगा। 430 सीटों वाली विधानसभा में जादुई आंकड़ा है 202 का। तो बिकते ये सर्वे की कहानी हमें कहाँ ले जाती है? हम ऐसा करते हैं, पहले सीधे अंतिम आंकड़ों पे आते हैं। हाँ, ये अच्छा रहेगा, ताकि सुनने वालों को एक पूरी तस्वीर मिल जाए। फिर हम इसकी परतें खोलेंगे कि ये नतीजे आखिर बने कैसे। ठीक है। तो इस सर्वे के हिसाब से बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 403 में से 228 सीटें मिलती दिख रही हैं। 228 मतलब बहुमत के 202 के आंकड़े से सीधे सीधे 26 सीटें ज्यादा। जी हाँ। तो सर्वे तो साफ कह रहा है कि बीजेपी एक बार फिर आराम से सरकार बना रही है। लेकिन विपक्ष का क्या हाल है? विपक्ष की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है। समाजवादी पार्टी के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन को 169 सीटें मिलने का अनुमान है। 169? 169? हाँ, 169। ये बहुमत से तो काफी दूर है, लेकिन ये आंकड़ा ये भी दिखाता है कि विपक्ष एक बहुत मजबूत स्थिति में विधानसभा में बैठेगा। और बसपा, मायावती की पार्टी? बसपा को 11 और अन्य के खाते में 7 सीटें जाती दिख रही हैं। ये तो कमाल है। मतलब सर्वे एक ही प्रदेश में दो बिल्कुल अलग अलग चुनावी कहानियां दिखा रहा है। एक तरफ एनडीए की इतनी स्पष्ट जीत और दूसरी तरफ एक ऐसा विपक्ष जो शायद पिछले कई सालों में सबसे मजबूत नजर आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये आंकड़े इतने बटे हुए क्यों नजर आ रहे हैं? देखिए, यही इस पूरे विश्लेषण का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। ये आंकड़े ये दिखा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एक चुनाव नहीं बल्कि कई क्षेत्रीय चुनाव एक साथ हो रहे हैं। अगर हम मंडलवार नतीजों को देखें तो एक बीजेपी का यूपी और एक विपक्ष का यूपी साफ साफ नजर आता है। अच्छा, तो चलिए इसे खोलते हैं। पहले बात करते हैं बीजेपी के यूपी की। वो कौन से इलाके हैं जो एनडीए को 228 के इस बड़े आंकड़े तक पहुंचा रहे हैं? सर्वे के मुताबिक बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत पूर्वांचल और अवध क्षेत्र से आ रही है। मिसाल के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अपना गढ़ गोरखपुर मंडल। हाँ, वहां की 26 सीटों में से एनडीए को 18 सीटें मिल रही हैं। 18? जी, 18, जबकि इंडिया गठबंधन सिर्फ 7 पर सिमट रहा है। 18 और 7, ये तो बहुत ही बड़ा अंतर है। क्या ये सिर्फ मुख्यमंत्री के अपने क्षेत्र होने का असर है या फिर कोई और वजह भी है? देखिए, चेहरे का असर तो होता ही है, लेकिन इसे सिर्फ उससे जोड़ना सही नहीं होगा। गोरखपुर, वाराणसी और लखनऊ जैसे इलाके जो है वो बीजेपी के कह सकते हैं वैचारिक और संगठनात्मक गढ़ माने जाते हैं। अच्छा। जैसे वाराणसी मंडल को ही ले लीजिए, जो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। वहां भी 25 में से 15 सीटें एनडीए के खाते में जा रही हैं। और लखनऊ? राजधानी लखनऊ की 34 सीटों में से 22 पर एनडीए का कब्जा दिख रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन सिर्फ 10 पर है। तो इन तीनों बड़े और राजनीतिक रूप से इतने महत्वपूर्ण मंडलों में एनडीए का दबदबा साफ है। ये तो एक पैटर्न जैसा लग रहा है। बिल्कुल, ये पैटर्न बीजेपी की जो डबल इंजन सरकार वाली रणनीति है ना, उसकी सफलता की ओर इशारा करता है। मतलब इन क्षेत्रों में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, जो लाभार्थी योजनाएं हैं और हिंदुत्व का नैरेटिव, ये सब मिलकर एक ऐसा मजबूत कॉकटेल बनाते हैं जिसे विपक्ष के लिए भेदना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अयोध्या मंडल का क्या? राम मंदिर के बाद वो तो और भी अहम हो गया है। बिल्कुल, वहां भी 27 में से 14 सीटें एनडीए को मिल रही हैं। तो सर्वे शायद इसी जमीनी हकीकत को पकड़ रहा है। हाँ, तो एक तरफ पूर्वांचल और अवध के ये इलाके हैं जो बीजेपी के लिए एक मजबूत किले की तरह काम कर रहे हैं। लेकिन अगर एनडीए यहां इतना मजबूत है तो फिर इंडिया गठबंधन 169 सीटों तक पहुंच कैसे रहा है? इसका मतलब इस किले में कहीं तो सेंध लग रही है। सही पकड़ा आपने। और वो सेंध पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगती दिख रही है। पश्चिमी यूपी में? हाँ, जब हम पश्चिम की तरफ जाते हैं, जैसे अलीगढ़, मेरठ, सहारनपुर, तो वहां कहानी बिल्कुल पलट जाती है। वहां इंडिया गठबंधन न सिर्फ टक्कर दे रहा है बल्कि कई जगहों पर आगे भी है। ये तो बहुत दिलचस्प है। आंकड़े क्या कहते हैं वहां के?
अलीगढ़ मंडल की 19 सीटों को देखिए। यहाँ इंडिया गठबंधन को 10 सीटों मिल रही हैं, जबकि एनडीए 8 पर है। मतलब विपक्ष आगे है। हाँ, मेरठ मंडल की 28 सीटों में से 15 इंडिया गठबंधन के पास है और 12 एनडीए के पास। यहाँ भी बढ़त है। और सहारनपुर की 15 सीटों में भी इंडिया गठबंधन 8 के साथ एनडीए की 7 सीटों पर एक हल्की सी बढ़त बनाए हुए है। मतलब इन तीनों बड़े मंडलों में इंडिया गठबंधन एनडीए से आगे है। ऐसा क्यों है? पश्चिमी यूपी की राजनीति पूर्वी यूपी से इतनी अलग कैसे हो जाती है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है वहां का सामाजिक समीकरण, यानी जिसे हम कास्ट अरिथमेटिक कहते हैं। अच्छा। पश्चिमी यूपी में जाट और मुस्लिम वोटरों की बहुत बड़ी संख्या है। सर्वे के ये आंकड़े शायद इस ओर इशारा कर रहे हैं कि पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार इन दोनों समुदायों का वोट ज्यादा मजबूती से इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा रहा है। और अगर ऐसा होता है तो ये एनडीए के लिए एक बड़ी चुनौती है। और क्या इसका संबंध किसान आंदोलन जैसे मुद्दों से भी हो सकता है? वो इस इलाके में काफी मजबूत रहा है। बिल्कुल हो सकता है। पश्चिमी यूपी में गन्ने की कीमतें, किसानों की अपनी समस्याएं, ये सब बहुत बड़े चुनावी मुद्दे बनते हैं। अगर इंडिया गठबंधन इन मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठा पाता है तो उसे फायदा मिल सकता है। तो मतलब एक ही राज्य में दो अलग अलग नैरेटिव चल रहे हैं। एकदम। पूर्वी यूपी में विकास और हिंदुत्व का नैरेटिव हावी है, तो पश्चिमी यूपी में सामाजिक समीकरण और जो स्थानीय मुद्दे हैं वो ज्यादा असर डाल रहे हैं। ये तो सच में उत्तर प्रदेश की जो जटिल राजनीति है उसे दिखाता है। लेकिन कुछ इलाके तो ऐसे भी होंगे जहां मुकाबला एकदम कांटे का होगा, जहां ये दोनों नैरेटिव्स आपस में टकरा रहे होंगे। बिल्कुल, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आजमगढ़ मंडल। आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। हाँ, पारंपरिक गढ़। और देखिए यहाँ की 23 सीटों पर सर्वे एनडीए को 12 और इंडिया गठबंधन को 11 सीटें दे रहा है। सिर्फ एक सीट का फासला। बस एक सीट का। मतलब यहाँ का नतीजा तो किसी भी तरफ जा सकता है। इसे हम सही मायने में बैटल ग्राउंड कह सकते हैं। एकदम। आजमगढ़ और कानपुर जैसे मंडल जहां इंडिया गठबंधन को बस 1 या 2 सीटों की मामूली बढ़त मिल रही है, ये वो इलाके हैं जहां चुनाव का असली रोमांच देखने को मिलेगा। हाँ, यहाँ तो एक एक सीट कीमती होगी। और यहीं पर छोटी पार्टियां और जो निर्दलीय उम्मीदवार होते हैं ना, वो बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। आपने छोटी पार्टियों की बात की, तो चलिए बसपा पर आते हैं। सर्वे उन्हें सिर्फ 11 सीटें दे रहा है। पहली नजर में तो यह आंकड़ा कुछ खास नहीं लगता। क्या 11 सीटों का कोई महत्व है? देखिए, सीटों के लिहाज से शायद ना हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में बसपा का महत्व सिर्फ सीटों से नहीं होता। तो फिर किससे होता है? उनके वोट शेयर से। इसे स्पॉइलर इफेक्ट कहते हैं। सोचिए, बसपा को भले ही 11 सीटें मिल रही हैं, लेकिन उनका वोट शेयर 10 से 15% के बीच हो सकता है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये वोट शेयर नतीजों को कैसे प्रभावित करेगा? इसे ऐसे समझिए, कई ऐसी सीटें होंगी जहां जीत हार का अंतर बहुत कम होगा, शायद 2-4 हजार वोटों का। हाँ, होता है ऐसा। इन सीटों पर अगर बसपा का उम्मीदवार 15-20 हजार वोट ले जाता है तो वो किसे नुकसान पहुंचाएगा? इंडिया गठबंधन को। ज्यादातर मामलों में हाँ, क्योंकि दोनों का वोटर बेस काफी हद तक मिलता जुलता है, तो इसका सीधा फायदा एनडीए को मिलता है। अच्छा, तो मतलब बसपा सीटें भले ही ना जीते, पर वो कई सीटों पर इंडिया गठबंधन का खेल बिगाड़ सकती है। 11 सीटें जीतने वाली पार्टी असल में 30 से 40 सीटों पर नतीजों को प्रभावित कर सकती है। बिल्कुल, इसीलिए बसपा को कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनकी भूमिका सिर्फ किंगमेकर की नहीं, बल्कि कई सीटों पर गेम चेंजर की भी हो सकती है। ये 11 सीटें तो सिर्फ वो है जो वो जीत रही हैं, लेकिन उनका असर इससे कहीं ज्यादा व्यापक है। तो अगर हम इस पूरी तस्वीर को एक साथ देखें, एक तरफ बीजेपी का पूर्वी और मध्य यूपी में मजबूत किला, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन का पश्चिमी यूपी में जवाबी हमला, और बीच में बसपा का ये स्पॉइलर वाला किरदार। ये तो किसी शतरंज के बिसात जैसा लग रहा है। आपने बिल्कुल सही उपमा दी है। यह चुनाव एक बड़ी शतरंज की बिसात ही है। एनडीए अपने किलों को बचाते हुए विपक्ष के इलाकों में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा है, और वहीं इंडिया गठबंधन अपने गढ़ को मजबूत करते हुए बीजेपी के प्रभाव वाले क्षेत्रों में अपनी पकड़ बनाने की जुगत में है। बिल्कुल। तो इस सर्वे का जो अंतिम आंकड़ा है, एनडीए तो 28 और इंडिया 169, उन सभी क्षेत्रीय लड़ाइयों का एक तरह से कुल जोड़ा है। हाँ, कुछ क्षेत्रों में एनडीए की बड़ी जीत दूसरे क्षेत्रों में हुए छोटे मोटे नुकसान की भरपाई कर देती है। यही इसका निचोड़ है। जैसे और कौन से क्षेत्र हैं जो एनडीए को मदद कर रहे हैं?
जैसे आगरा की 23 में से 14 सीटें या बस्ती की 17 में से 10 सीटें। ये वो नंबर है जो उन्हें बहुमत के पार आसानी से ले जाते हैं, भले ही पश्चिम में उन्हें थोड़ी चुनौती मिल रही हो। और जैसा कि हमने शुरू में ही कहा था, चुनाव में अभी काफी समय है, ये समीकरण बदल भी सकते हैं। निश्चित रूप से। ये सर्वे तो आज का एक स्नैपशॉट है। चुनाव आते आते नए मुद्दे उभर सकते हैं, नए गठबंधन बन सकते हैं या टूट सकते हैं। हाँ, नेताओं के दौरे, रैलियां और आखिरी समय का कैंपेन। बिल्कुल, ये सब इन आंकड़ों को पूरी तरह से बदल सकता है, लेकिन ये सर्वे हमें सोचने के लिए एक बहुत मजबूत आधार देता है। तो चलिए इस चर्चा को अब समेटते हैं। इस पूरी बातचीत से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है वो ये है कि योगी आदित्यनाथ सर्वे के मुताबिक वापसी तो कर रहे हैं, लेकिन उन्हें एक ऐसे विपक्ष का सामना करना पड़ेगा जो पहले से कई ज्यादा मजबूत और मुखर होगा। सही कहा। इस सर्वे का असली संदेश सिर्फ ये नहीं है कि कौन जीत रहा है, बल्कि ये भी है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति एक नए दौर में प्रवेश कर रही है, जहां विपक्ष की भूमिका बहुत ज्यादा अहम होने वाली है। 169 विधायकों वाला विपक्ष। जी, वो सरकार को सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह कड़ी चुनौती देगा। तो जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। सर्वे एक स्पष्ट विजेता की ओर तो इशारा कर रहा है, लेकिन 169 सीटों के साथ एक बड़ा विपक्ष भी सामने है। तो सोचने वाली बात सिर्फ ये नहीं है कि सरकार कौन बनाएगा, बल्कि ये भी है कि इतने मजबूत विपक्ष की मौजूदगी में उत्तर प्रदेश की राजनीति और सरकार चलाने का तरीका कैसा होगा। क्या ये ज्यादा टकराव वाला होगा या फिर जनता के मुद्दों पर ज्यादा जवाबदेही तय करने वाला? ये सवाल तो आने वाला वक्त ही बताएगा।